जय हिंद बच्चों। आज हम पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन से जुड़ी जो भी टॉपिक्स है, जो इम्पोर्टेंट्स चीज़ें हैं जो इस बार एग्जाम में आने वाली हैं, वो सारी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं। हम आगे बढ़े उससे पहले आप सब प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन। सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। रिफ्रैक्शन कहते हैं किसको है? द बेंडिंग ऑफ light when it passes from one medium to another obliquely। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब पास होती है तो उसके इंटरफेस पे, जिस पॉइंट पे वो दूसरे मीडियम में इंटर कर रही है, वहां पे अगर ऑब्लिकली पड़ती है तो वो बेंड कर जाती है। इसी को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। जैसे हमने मान लिया यहाँ नीचे वाटर और ऊपर एयर है, कोई एक पॉइंट होगा जहां से ऊपर एयर, नीचे वाटर, तो यहां से अगर ऑब्लिकली आती है, यह इंसिडेंट रेड है, यह अगर नीचे आएगी तो इसको जाना तो स्ट्रेट लाइन में चाहिए ना, इस तरह से न जा करके ये इधर से बेंड कर जाएगी। इसी को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। अब आगे देखते हैं हम। इस रिफ्रैक्शन का हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस जैसे कि हमारा कैमरा होता है, टेलीस्कोप है, माइक्रोस्कोप है, सारे रिफ्रैक्शन पे ही काम करते हैं। ये होता ऐसे क्यों है? बेंड क्यों करता है ऑब्लिकली? अगर यह स्ट्रेट आए, अगर यह स्ट्रेट आती है तो यह बेंड नहीं करती है, यह स्ट्रेट ही निकल जाती है। बस सिर्फ स्पीड थोड़ा कम जाता, स्पीड चेंज होगा, लेकिन यह बेंड नहीं करता है, सीधा का सीधा ही आ जाता। हम आगे देख रहे हैं, उससे पहले हम देख लेते हैं मीडियम किसको कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है मीडियम, फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड मीडियम। मीडियम a substance through which light can travel इज कॉल्ड अ मीडियम। वो ऐसी कोई भी चीज जिससे लाइट पास करे उसको हम मीडियम कहते हैं। मीडियम को एक्चुअली में वो होता है ऑप्टिकल मीडियम। ऑप्टिकल मीडियम जैसे एग्जांपल में एयर, एयर से लाइट पास करता है। वैक्यूम, एयर, वैक्यूम, वाटर, ग्लास, ईटीसी, यह सारे ऑप्टिकल मीडियम से, इन सबों से लाइट पास करता है। अब हमारा एक आता है ऑप्टिकल डेंसर मीडियम एंड ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। यह क्या होता है? ऑप्टिकली डेंसर मीडियम वैसा मीडियम जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम हो, उसको हम डेंसर कहते हैं। हैविंग लोअर स्पीड्स, जिसमें स्पीड ऑफ लाइट जो होता है वो कम जाता है, उसको हम कहते हैं ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। और जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा हो, हैविंग हायर स्पीड्स, उसको हम कहते हैं ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। जैसे कि हमारा एयर है, वैक्यूम है, ये सारे ऑप्टिकल रेयरर मीडियम है। वही ग्लास है, डायमंड है, वाटर है, ये सब ऑप्टिकली डेंसर मीडियम कहलाएंगे। जो मीडियम अगर मीडियम जितना ज्यादा डेंसर होगा, ये कोई लाइट आ रही है, इंसिडेंट है, तो इसको जाना स्ट्रेट चाहिए था, लेकिन ये इस तरह से बेंड की। सबों में अमाउंट अलग अलग होता है।
यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज्यादा है, इसको हम डिनोट करते हैं एंगल से, थीटा मान लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जितना ज्यादा बेंड करेगा, मतलब वो वाला मीडियम जो है, ये जो हमारा सेकेंड मीडियम है दोनों केस में, ये फर्स्ट है ऊपर, मतलब ऊपर मान लेते हैं कोई ईयर है, नीचे हमने मान लिया यहाँ पे ग्लास है, डायमंड है। तो ये जितना ज्यादा डेंसर मीडियम होगा उतना ही ज्यादा यह बेंड करेगा लाइट। अब हम आगे देखते हैं। एक चीज इसमें ध्यान रखना है, हमें 2 पॉइंट याद रखने हैं। ये कोई भी मीडियम का मीटिंग पॉइंट है, मीटिंग पॉइंट को हम कहते हैं इंटरफेस। कोई यह लाइट रेज है, इसको जाना स्ट्रेट था इधर, सीधा इधर जाना चाहिए था, लेकिन यह क्या किया, इधर बेंड कर गया। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट है, यहाँ पे हम नॉर्मली ड्रॉ करते हैं नॉर्मल लाइन। नॉर्मल लाइन का मतलब होता है कि जो भी हमारा इंटरफेस है या सरफेस है, उस पे उस पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो यहाँ पे हम 90 डिग्री का एंगल इस तरह से बनाते हैं, ये बन गया, ये नॉर्मल हो गया। अब अगर कोई, हमें पॉइंट का याद रखना है, अगर रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रहा है कोई लाइट रेज, तो वो नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा इधर। ऐसा भी तो सवाल हो सकता था कि ये इधर नहीं जा करके इधर चला जाए, तो ऐसा नहीं। अगर यह रेयरर है और यह डेंसर मीडियम है, तो वो नॉर्मल की तरफ, रेयरर टू डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल, वो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा। और दूसरा है, अगर ये उल्टा हो जाए, यह स्ट्रेट लाइन है, इस तरह से जाना चाहिए था, और यह हमारा हो गया नॉर्मल, तो ये इधर ऐसे जाना चाहिए था, तो ऐसे नहीं जाकर के ये कैसे चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा। यह हमारा हो जाएगा डेंसर, यह हो गया हमारा रेयरर। अब इस 2 बात को याद रखेंगे। इसी के आधार पे अब हम एक ग्लास स्लैब से देखते हैं ड्रॉ करके कि अगर एक कोई रेयरर मीडियम है, उससे डेंसर मीडियम की तरफ जाता है, फिर डेंसर से रेयरर मीडियम की तरफ जाता है, तो किस तरह से रिफ्रैक्शन होता है। हमने मान लिया कि ये है हमारा ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब मतलब शीशे का एक टुकड़ा है जो रेक्टेंगुलर है कंप्लीटली। यहाँ पे ऊपर हमने मान लिया एयर है, बाहर में एयर है, और ये अंदर में ग्लास है, ये ग्लास का बना हुआ है। यहां से आना है इस तरह से स्ट्रेट तो यह जाएगी नहीं, यह इस तरह से स्ट्रेट इसको जाना था, जा नहीं रही है। यह क्या करेगी, यहां पे हम नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं, यह नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई इस तरह से। अब फिर इसको जाना था इस तरह से सीधा, इसको सीधा जाना था, लेकिन सीधा तो यह जाएगी नहीं। हमने यहां पे फिर नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ये हो गया। अब यह डेंसर मीडियम है, एयर रेयरर मीडियम है, ग्लास डेंसर है, फिर एयर है रेयरर मीडियम। रेयरर से डेंसर की तरफ गया तो यह नॉर्मल की तरफ बेंड कर गया। अब ये डेंसर है, डेंसर से अब रेयरर की तरफ जा रहे हैं, तो यह किधर बेंड करेगा, इधर की तरफ। यह हमारा पॉइंट हो गया नॉर्मल, ये हो गया हमारा नॉर्मल। अब इसमें 2-3 टर्म्स होता है। ये जो लाइट रे जो सबसे पहले आती है, इसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। और यह लाइट रे, यह तो बेंड कर गई है, इसको हम कहेंगे रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। और यह रे बाहर निकल रही है, इसको हम कहेंगे, बाहर निकलने को हम कहते हैं इमर्ज, मीन्स इमरजेंट रे। यह नॉर्मल हुई और यह इंसिडेंट रे, इस दोनों के बीच का जो एंगल बनता है
कुछ ना कुछ तो एंगल बनेगा। इस एंगल को हम आई से डिनोट करते हैं, एंड एंगल आई मीन्स इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल या एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसी तरह से ये जो एंगल होगा ये हमारा नॉर्मल हुआ, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे, इस दोनों के बीच का जो एंगल होगा ये वाला, इसको हम एंगल आर से डिनोट करते हैं, इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टेड एंगल और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और यह नॉर्मल और यह जो निकला यह, इस दोनों को एंगल नॉर्मल और इमरजेंट रे के बीच का जो एंगल होता है उसको हम लिखते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस, इमरजेंट एंगल। इसमें एक चीज क्या ध्यान देना है कि ये जो होता है ये शुरू का रेज और ये जो इमरजेंट रे है यह दोनों एक दूसरे के पैरेलल होता है, ये और ये दोनों पैरेलल होगा, तो इसलिए ये एंगल और ये एंगल जो होगा वो हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। एंगल आई इक्वल टू एंगल ई हमेशा होगा इसमें। और यह जो है ये इतना डिस्टेंस से इधर हो गया, लाइट रेज शुरू में आ रही थी इधर, लेकिन बीच में ग्लास आ जाने के कारण यह इतना इधर डिस्प्लेस हो गया, तो इसलिए इस डिस्टेंस को हम कहते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। यह हमारा हो गया रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। अब हम इसका इफेक्ट देख लेते हैं, रिफ्रैक्शन का जो इफेक्ट्स होता है वो क्या क्या होता है, बहुत सारा, ये भी ध्यान में रखना है। ये इसलिए बता दिया गया है क्योंकि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये सारी चीजें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, या इसी के आधार पे हम इफेक्ट्स थोड़ा बाद में देख लेंगे, हम इसी के आधार पे ये चीजें याद रखनी है। हम अब देख लेते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। हम यहां एक सिंपल सा फिगर ड्रॉ कर देते हैं। ये हमारा हो गया एंगल आई, एंगल आर, ये मीडियम 1, यह मीडियम 2, यह हमारा हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, और यह हमारा हो गया नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। हमारा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, इसमें भी 2 पॉइंट है, ठीक उसी तरह जैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पहले जो पढ़ चुके हैं वो, उसमें क्या था, पहला इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई ऑन सेम प्लेन। इसमें भी उसी तरह से है, सेम है। द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे and the point and the normal to the point of incidence lie in same plane। मतलब ये सारे चीज बोर्ड पे ही है। इस तरह से अगर एक लाइट आएगी तो इधर से वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यही होगा, सारा सेम प्लेन में है, ठीक उसी तरह जैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था। और सेकेंड कहता है हमारा द रेशियो ऑफ द साइन of angle of incidence to the ratio of the sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is always constant for a given
पेयर ऑफ मीडिया। मीडिया मीन्स मीडियम का प्लूरल हो गया, या मीडियम एक है, मीडियम टू है, मीडियम का प्लूरल मीडिया हो गया। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, इस दोनों का साइन का अगर रेशो लेंगे तो वो हमेशा कांस्टेंट आता है। ये जो पॉइंट है सेकेंड, जो हमने अभी पॉइंट लिखा है, यह 1621 में एक साइंटिस्ट थे स्नेल, उनके द्वारा एक्सपेरिमेंटली पता किया गया था, उन्होंने बताया था, इसलिए इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ। इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ। अब इसमें इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं, मैथमेटिकली साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू एन, साइन आई बाई साइन एन इज इक्वल टू एन। एन क्या है हमारा, कांस्टेंट है। साइन हम मैथ्स में पढ़ चुके हैं, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90। तो साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू एन कांस्टेंट, और इसी एन को, इस एन को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझना है। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी चांसेस है आने के, और आते ही हैं एक दो। अब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझते हैं। साइन आई बाई साइन आर इजकल टू एन। तो ये भी साइन आई किसी भी एंगल का, अगर हम साइन लेते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू आता है, नीचे भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, दोनों कट जाएगा, दोनों का रेशियो है, तो इसलिए यूनिट इसमें कोई नहीं होता, इट इज यूनिटलेस। सेकेंड, इसको हम, एक तो ये हो गया, इसको हम स्पीड ऑफ लाइट के टर्म में भी, स्पीड ऑफ लाइट के टर्म में भी समझते हैं। इसमें क्या होता है कि यह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आखिर हमें बतलाता क्या है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हमें पता चलता है कि लाइट एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जा रही है तो स्पीड ऑफ लाइट जो है वो किस रेशियो से, किस हिसाब से वो बढ़ रहा है या घट रहा है, घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, उसी को हम स्पीड ऑफ लाइट के हिसाब से लिखते हैं। स्पीड ऑफ लाइट के हिसाब से क्या होता है वो हम देख लेते हैं। The refractive index of medium 2 with respect to medium 1 is the ratio of speed of light in medium 1 to the speed of light in medium 2। मैथमेटिकली इसको हम कैसे लिखते हैं, n21 मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1 is equal to ratio of speed of light in medium 1 to the speed of light in medium 2। v1 means वेलोसिटी और स्पीड लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 एंड v2 मीन्स वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। यह हो गया। इसी को बुक में एक तो यहां पे हो गया n21 इक्वल टू v1 बाई v2, इसी को किसी किसी बुक में इस तरह से भी देगा n21
मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू V1/V2। ये दोनों लिखने का सेम ही तरीका है, सेम ही है, दोनों दो तरीके से लिखा जाता है लेकिन दोनों का मतलब सेम ही है। अब हम आगे देखते हैं, यह जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको हम दो ग्रुप में बांटते हैं, दो तरह का। एक को हम कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बस सिंपली हमने ऐसे ही बना दिया है टेबल ताकि याद रहेगा। और एक होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, हमने अभी देखा है कि ये हो गया इंसिडेंट रे, ये मीडियम 1, मीडियम 2। मीडियम 1 कुछ भी हो सकता है जो ऑप्टिकल मीडियम है, मीडियम 2 भी कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे मीडियम 1 में बहुत सारी चीजें हो सकती है, मीडियम 2 में भी बहुत सारी हो सकती है, लेकिन एयर हो अगर एक मीडियम अगर हमारा एयर हो या वैक्यूम हो, एयर और वैक्यूम दोनों का लगभग स्पीड सेम ही होता है। स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, बहुत कम को पता होता है। एक्चुअल में जो स्पीड ऑफ लाइट है, लाइट का स्पीड होता है वो होता है 299,792,458 मीटर पर सेकेंड। और इसी को अगर हम एस्टिमेट करें तो यह आता है हमारा 2.9979 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और इसी को हम मैथमेटिकल इक्वेशंस जो हम बनाते हैं सोल्व करने के लिए हम 3 लिख देते हैं। ये होता है। एयर में भी बहुत कम वैक्यूम का ये स्पीड है, और एयर में इससे बहुत कम माइनर सा फर्क पड़ता है, इसलिए हम जनरली एयर और वैक्यूम को सेम ले लेते हैं। तो अगर एक मीडियम एयर या वैक्यूम है, इसका मतलब है कि हमारा वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब हम लिख सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अगर मीडियम में हो तो मतलब एक जो मीडियम होगा हमारा वो एयर होगा या वैक्यूम होगा। और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट, इसका मतलब हुआ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। यह हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। अब हम आगे देखते हैं, जब हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं, इसमें बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम होता है, कंफ्यूज रहते हैं, कहीं पे कुछ लिख देगा, कहीं पे कुछ लिख देगा। एक राइटर का बुक पढ़ रहे हैं तो उसमें न्यूमेरिकल्स कुछ अलग तरीके से मिला है, दूसरे में कुछ अलग तरीके से मिला है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सॉरी ग्लास हो गया, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको हम क्या लिखते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। इसी को हम सिंबल में कैसे लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए n लिखते हैं, और सेकेंड यहां पे क्या लिखते हैं, मीडियम 2 ये नीचे है मीडियम, तो हम मीडियम को m लिख देते हैं, और ऊपर क्या है, a है, ऊपर भी लिखना जरूरी है। एयर से मीडियम में जा रहा है स्पीड, तो इसको चूंकि एयर होता है ना तो इसको हम छोड़ देते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं,
m फिर a, और जनरली एयर या वैक्यूम होता है तो वहां पे हम छोड़ ही देते हैं, इसको हम लिखेंगे सिर्फ n m। तो यह इसको हम लिख सकते हैं, हो जाएगा n m इज इक्वल टू वैक्यूम स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ये चीज ध्यान में रखनी है। और वही अगर हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो वहां दोनों देना है, ये भी देना है, ये भी देना है। जैसे अगर हम मान लेते हैं हमारा हो गया रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे अगर एयर से ग्लास में ग्लास से वाटर में जा रहा है या वाटर से ग्लास में जा रहा है, वाटर से जा रहा है ग्लास में, तो यहां हमको लिखना पड़ेगा V by V glass means refractive index of glass with respect to water is equal to speed of light in water divided by speed of light in glass। यहाँ पे दोनों मीडियम हमें देना पड़ेगा। इसी को बुक में इस तरह से भी किसी में हो सकता है। ये तो सिंबल WG अपने हिसाब से वाटर पूरा लिखे, ग्लास पूरा लिखे या शॉर्ट लिखे, दोनों तरीका सही है। ये चीजें हम ध्यान में रखेंगे। यह जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है यह किस किस चीज पे डिपेंड करता है, यह हम देख लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यह डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल, और मीडियम भी लिख सकते हैं। किस तरह का मीडियम है, उसका नेचर क्या है, उस पर डिपेंड करता है। जैसे एयर का अपना क्वालिटी है, ग्लास का अपना है, वाटर का अपना है, तो वो उस चीज पे डिपेंड करता है। और दूसरा होता है हमारा वेवलेंथ, यह वेवलेंथ पे भी डिपेंड करता है कि वेवलेंथ क्या है, किस तरह का लाइट है। यह दो चीजें हैं। अब हमारा कुछ जो है न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ है कि अगर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ चीज का दिया हुआ है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ चीज का, जैसे कि एयर का होता है 1.0003, एयर आइस 1.31, वाटर 1.33, डायमंड 2.42। इस सब तरह से ये सारे हमारे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब यह और स्पीड ऑफ लाइट, अगर ये वैल्यू अगर है, जैसे आइस का अगर आया 1.31, इसका मतलब स्पीड ऑफ लाइट में और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या रिलेशन है, हम अगर समझे, आम भाषा में समझे कि किसी भी चीज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर 1.31 है तो उसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, ये सारी चीजें हमें देखना है। वो सब हम देखें, उससे पहले हम एक चीज और देख लेते हैं। उसका डेरिवेशन हमें नहीं समझना है, बस सिर्फ हमें फॉर्मूला थोड़ा सा ध्यान में रखना है, उस पर बेस्ड हम न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, क्योंकि हम अभी फोकस कर रहे हैं सिर्फ एग्जाम का। जो हमारा एग्जाम आने वाला है अगले साल 2023 में फरवरी में होने की संभावना है, उसी पे हम फोकस करेंगे। एक हमारा क्या कह रहा है पॉइंट, एक हमारा कहता है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम medium 1 to medium 2 is equal to the reciprocal of light going from medium 2 to मीडियम 1। इसका मतलब हुआ अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम 2 और 1 का, हम यहां निकाले हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज इक्वल टू 1 बाई रेसिप्रोकल मीन्स 1 बाई
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2, ये उलट जाएगा, यहाँ 1 2 है, यहाँ 2 1 है, एक का उल्टा हो जाएगा। जैसे पूछेगा, एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। जैसे पूछा कि एयर से ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एयर से ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं 1.65 है, तो फिर बोलेगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालिए ग्लास से एयर का कितना होगा। तो इसके लिए सिंपल है, ये फॉर्मूला का यूज करेंगे, ग्लास टू 1.65 इजकल टू 1 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ये इजकल टू और जी एन ए इजकल टू 1 बाई 1.65। इसको जो सोल्व करके आएगा वही हो जाएगा हमारा आंसर। ये हमने देखा। अब ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये सारे हमने फॉर्मूले वगैरह देख लेते हैं। इसका इफेक्ट हम थोड़ा देख लेते हैं, एक दो एग्जांपल, कि इतना जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्लेक्शन का तो हमने देखा था कि रिफ्लेक्शन होता है, उसी से हम कोई भी चीज देखते हैं, कहाँ इमेज बनेगा, किस तरह से होगा। रिफ्लेक्शन आखिर हम क्यों पढ़े, क्या होता है इससे? तो इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं, इफेक्ट्स है। एक तो जैसा कि हमने पहले भी देखा कि जो कैमरा होता है, कैमरा, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, सारा रिफ्लेक्शन पे काम करता है। दूसरा हमारे एवरीडे लाइफ में भी होता है, जैसे कि एक हर कोई, आप सब देखे होंगे कि हम मेला में जाते हैं, बहुत समय हम हर बार मेला में जाते हैं तो देखते हैं कि इस तरह से कोई टब या बाल्टी रखा रहता है और उसमें नीचे क्या कर देता है, एक सिक्का रख देता है, एक सिक्का रख देता है और ठीक इसी से हल्का सा बड़ा हमें रिंग देता है और कहता है कि ऊपर से आप इस रिंग में गिराइए। सिक्का में अगर पड़ गया तो आपको एक का 10 देंगे, एक का 20 देंगे, एक का 50 देंगे, अलग अलग हिसाब से। तो हम सब भी लालच में आ जाते हैं, सोचते हैं कि चलिए करते हैं। तो ये सारी चीजें, वहां पे भी रिफ्लेक्शन है। ये जो है हम ऊपर से देखते हैं, यहाँ पानी है, यहाँ ऊपर एयर है, नीचे पानी है, मीडियम चेंज हो गया, तो यहाँ रिफ्लेक्शन का लॉ काम करता है। एक्चुअली में ये होगा सिक्का यहाँ तो दिखेगा यहाँ, और हम उसी हिसाब से अंदाज लेते हैं ऊपर से और रिंग गिराते हैं। दूसरा चीज है, जब हम रिंग गिराएंगे, जैसे ही ये हल्का सा भी अगर टेढ़ा हुआ, अगर पूरा वाटर सरफेस के परपेंडिकुलर है तब तो ये सीधा जाएगा, लेकिन हल्का सा भी टेढ़ा अगर हो गया, जैसे ये वाला इस तरह से अगर हो गया गिराते समय, तो ये धीरे 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 इधर गिर जाएगा। होता नहीं है, पैसा हार जाते हैं। तो ये सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं। जैसे किसी भी चीज का ऊपर उठा हुआ होना, दूसरी मीडियम में, जैसे पानी वगैरह में, पुल में, अगर हम पुल में जाते हैं, पानी देखते हैं ऊपर से, तो हमें लगता है कि ये तो गहरा ज्यादा नहीं है। वो क्यों? रिफ्लेक्शन के कारण गहराई ज्यादा होती है, दिखती कम है हमें। दूसरा है, बहुत बार हम देखते हैं कि ये अगर कोई ग्लास वगैरह है, इसमें अगर कुछ चीज रखा होता है, यहां तक पानी है, इसमें अगर कोई चीज रखा होता है तो हमें यहां दिखेगा ना कि ये टूटा हुआ है या बेंड है। ये रिफ्लेक्शन के कारण होता है हमारा। बहुत सारे जगह पे देखे होंगे कि जनरली ऑफिस वगैरह में क्या होता है कि जो टेबल होता है, किसी भी ऑफिस में जो टेबल होता है उसके ऊपर ग्लास रखा होता है। वो इसलिए रखा होता है क्योंकि उसके नीचे भी जो भी चीजें हैं वो हमें उठा हुआ दिखता है, बड़ा दिखता है, इसलिए क्योंकि वहां पे रिफ्लेक्शन है। रात को तारे टिमटिमाते हैं, हर कोई जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। तो ये भी रिफ्लेक्शन के कारण होता है। बहुत सारी घटनाएं हैं जो रिफ्लेक्शन के कारण होती है। आज हम इतना ही रहने देते हैं इफेक्ट्स तक। कल हम देखेंगे, जो आज हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला पढ़ा, उस पे बेस्ड हम कुछ प्रॉब्लम्स सोल्व करेंगे जो इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।